आदित्य का खौफ। वह दीक्षा की तरफ देखकर मन ही मन बोला, आज सो लो जितने चैन से सोना है, क्योंकि कल से तुम्हारी ये नींद उड़ने वाली है। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आगे की कहते हुए वह दीक्षा के चेहरे को निहारते हुए सो गया। मोहित, ईशान, नित्या सब सुकून की नींद सो रहे थे। उन्हें कल के बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। मोहित आराम से अपने बेड पर पसरकर सो रहा था। उसके खर्राटे से ही पता चल रहा था कि उसे कितनी अच्छी नींद आ रही थी। तभी उसने सपने में देखा कि वह चैन की नींद सो रहा है। उसे दुनिया की कोई खबर नहीं है। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी का साया उसके बेड के पास दिखा। वह मोहित को नींद से जगाने लगा। मोहित नींद में कुनकुनाते हुए उस पर बिगड़ने लगा, क्या है? रात को भी किसी को चैन नहीं है। ये नहीं कि बेचारे बच्चे थक गए होंगे, उन्हें सोने दिया जाए। सामने वाले शख्स ने अपनी सख्त आवाज में जवाब दिया, मैंने कहा उठो। मोहित को यह आवाज जानी पहचानी लगी। उसे डर भी लगने लगा कि क्या यह आवाज उन्हीं की तो नहीं है जो वह सोच रहा था। वह डरा सहमा सा अपनी आंखें खोलता है और सामने आदित्य को देखकर उसकी चीख निकल जाती है और साथ में उसकी आंखें भी खुल जाती है। उसे रियलाइज होता है कि यह सपना था। वह अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, हाँ सिस, थैंक गॉड ये सपना था। मुझे तो लगा कि आदित्य भाई सच में यमराज बनकर मेरे सामने प्रकट हो गए हैं। जिंदगी का सबसे खतरनाक सपनों में से ये टॉप पर था। ये कहते हुए मोहित एक गहरी सांस लेता है और सोचता है, मैं भी ना बेकार में डर रहा हूँ भाई से। वो तो अभी न्यूयॉर्क में आराम से सो रहे होंगे। नो आई मीन काम कर रहे होंगे। इंडिया और यूएसए के टाइम में डिफरेंस है ना। और वैसे भी मैंने कौन सा पाप कर दिया है, बस थोड़ा चिल ही तो मारा है उनके एब्सेंस में। ये कहते हुए वह दोबारा अपने बेड पर लुढ़क जाता है। दूसरी तरफ ईशान को भी आज इत्तेफाक से आदित्य का ही सपना आता है। वह सपने में देखता है कि आदित्य को पता चल चुका है कि उन्होंने उसके एब्सेंस में कॉलेज जाना ही बंद कर दिया था और उसका एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट छूट गया था। टीचर ने उसे इन्फॉर्म भी किया था, पर ईशान ने लापरवाही दिखाते हुए उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। आदित्य को ये बात पता चल गई। वह सोफे पर आराम से बैठा हुआ था। ईशान उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। आदित्य अपनी सर्द आंखों से ईशान को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। ईशान को समझ आ चुका था कि अब उसकी खैर नहीं। आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, क्या मैं जान सकता हूँ कि किस खुशी में तुम कॉलेज बंद कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। ईशान अपनी लड़खड़ाती जुबान लिए, वह वो भाई, वो मैं, वो आदित्य। रही सही कसर पूरी करते हुए, मुझे तुम्हारे प्रोफेसर मिस्टर आहूजा से पता चला है कि तुमने अपना एक इम्पोर्टेंट कॉलेज प्रोजेक्ट मिस किया है, जिसके लिए उन्होंने कई बार नोटिस भी भेजा था। क्या ये बात सच है? प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य के बढ़ते सवालों के साथ ईशान के दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। उसे यकीन हो चुका था कि इस बार उसे भगवान भी उसके आदित्य भाई से नहीं बचा सकते। वह समझ रहा था कि जितनी ज्यादा लापरवाही होगी, उसके भाई उसे उतनी ही ज्यादा पनिशमेंट देंगे। वह मन ही मन अपने प्रोफेसर मिस्टर आहूजा को कोस रहा था। मिस्टर आहूजा भी न एक बात अपने तक नहीं रख सकते। क्या जरूरत थी भाई को इन सब के बारे में बताने की? ईशान यह जानते हुए भी कि आदित्य अपने सभी भाई बहनों की पढ़ाई की रिपोर्ट पर्सनली रखता था, उनके प्रोफेसर से भी टच में रहता था उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जानने के लिए, फिर भी अपने टीचर को कोस रहा था। लेकिन लापरवाही दिखाते टाइम उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जब आदित्य भाई तक ये खबर पहुंच जाएगी तो वह उन्हें कैसे फेस करेगा। ईशान को चुप देखकर आदित्य फिर से बोला, चुप क्यों हो? आंसर मी। ईशान विहान को कोसने लगा, ये सब विहान भाई की वजह से हुआ है। नहीं वो आदित्य भाई को वापस लाने के लिए ये सब करते और न हम कॉलेज जाना छोड़ते। पर इसमें विहान भाई की भी क्या गलती? उन्होंने हमसे थोड़ी न कहा था कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस मस्ती मारो। ओह गॉड प्लीज शेव मी, इस बार बचा लो, अगली बार मैं खुद ही देख लूंगा। ईशान अपने आप को हिम्मत देते हुए बोला, हाँ भाई ये सच है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य अपनी कोल्ड टोन में बोलना जारी रखता है, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम ऐसा कौन सा जरूरी काम कर रहे थे जो अपने इम्पोर्टेंट कॉलेज प्रोजेक्ट तक को मिस कर गए? प्रश्नवाचक चिन्ह।
ईशान समझ पा रहा था कि अगर उसने अपने चीलिंग टाइम के बारे में आदित्य को बता दिया तो वह उसे घर से निकाल फेंकेगा, इसलिए वह चुप ही रह गया। आदित्य, ईशान, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे जवाब चाहिए। ईशान समझ रहा था कि अगर उसने अपने कारनामे बता दिए तो आदित्य तो उसे माफ करने से रहा, ऊपर से कुछ हार्ड सा पनिशमेंट दे देगा सो अलग। इसलिए उसने पहले ही उसके पैर पकड़ लिए और जोर जोर से बोलने लगा, भाई प्लीज इस बार माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती कभी नहीं होगी, मैं गलती से भी ऐसी गलती नहीं करूँगा, ... पर प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। इससे पहले कि आदित्य उसे माफ कर पाता, ईशान की नींद खुल गई। वह अपने चेहरे पर आए पसीने की बूंदों को साफ करते हुए बोला, ओह गॉड ... कितना खतरनाक सपना था ये। ईशान, तुझे सपने भी कैसे कैसे आते हैं? ... जनरली मेरी एज के लड़कों को लड़कियों के सपने आते हैं... और एक मैं हूँ जो अपने खड़ूस भाई को सपने में देखता हूँ। भाई, कम से कम सपने में तो मेरा पीछा छोड़ दो और मेरी होने वाली वाइफ को आने दो... विस्मयादिबोधक चिन्ह। फिर कुछ सोचते हुए बोला, ईशान, कहीं ये सपना सच तो नहीं होने वाला। फिर अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हुए, ओह गॉड ... मैंने तो सच में वो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिस किया है। फिर अपना फोन निकालते हुए अपने प्रोफेसर मिस्टर आहूजा के व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करता है, जिसमें उन्होंने साफ साफ 2-3 बार उसे नोटिस भेजा था कि वह इस प्रोजेक्ट को कर ले। पर ईशान ने तो पिछले कई दिनों से पढ़ाई से अपना नाता ही तोड़ रखा था। वह मन ही मन बोला, ओह गॉड, मैंने सपने में भी यही देखा था कि मैंने कॉलेज का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिस कर दिया है और मिस्टर आहूजा मुझे नोटिस भी भेज चुके थे। कहीं भाई को सच में तो ये पता नहीं चल गया कि मैंने ये प्रोजेक्ट मिस किया है। फिर कुछ सोचते हुए, ईशान, तू भी ना कुछ ज्यादा ही नहीं डर रहा भाई से? वो तो न्यूयॉर्क में अभी चिल मार रहे होंगे, उन्हें कैसे पता होगा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यह कहकर वह दोबारा चद्दर तान कर सो जाता है। नित्या का भी यही हाल था। वह भी पिछले दिनों के असाइनमेंट से पल्ला झाड़कर आराम फरमा रही थी। उसके सपने में भी आदित्य आकर उसे बहुत डांट रहा था। आदित्य अपने सख्त टोन में बोला, नित्या, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं तुम्हें डांटता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई में लापरवाही दिखाओगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। यह कहकर वह चुप हो गया। ये देखकर नित्या को बहुत बुरा लग रहा था कि उसने आदित्य को ये कहने का मौका दिया। वह आदित्य को सॉरी कहते हुए बोली, भाई प्लीज इस बार माफ कर दीजिए... अगली बार से ऐसी गलती कभी नहीं होगी, आई प्रॉमिस भाई... प्लीज। आदित्य अभी भी अपना सख्त चेहरा बनाए हुए था। नित्या को ये देखकर काफी बुरा लग रहा था। वह नींद से जाग गई और बोलने लगी, भाई प्लीज... माफ कर दीजिए न, प्लीज भाई। तभी उसने सामने देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये सपना है। वह भगवान का शुक्र मनाने लगी कि ये सपना था। इन तीनों को तो अपने आने वाले कल का डेमो अपने सपने में मिल गया था, पर इन सबसे परे दीक्षा को आदित्य की बाहों में सोकर भी उसे जरा सा ख्याल नहीं था कि उसके साथ कल क्या होने वाला है। न ही उसे कोई सपना आ रहा था, न ही कोई डर महसूस हो रहा था। वह आराम से सारी चिंता से दूर होकर सो रही थी, पर यह भी तय था कि सुबह उठकर जब वह बेड पर आदित्य का चेहरा देखकर उसके होश उड़ जाने वाले थे। सुबह के 5 बजे, हमेशा 7 बजे से पहले नहीं उठने वाली दीक्षा की नींद पता नहीं कैसे 5 बजे खुलने लगी। वह दोबारा सो भी जाती, पर उसे अपने कंधे पर एक मजबूत चीज महसूस हुई। वह नींद में कुनकुनाते हुए अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वह सामने वाले शख्स का चेहरा देखती है, वह चीख पड़ती है, जैसे कि सुबह सुबह उसने कोई भूत देख ली हो। उसकी चीख से आदित्य की नींद खुल जाती है। उसे तो जैसे पहले से ही पता था कि सुबह दीक्षा का ऐसा ही रिएक्शन होने वाला है। वह अपने दोनों हाथ फोल्ड करके मुस्कुराते हुए दीक्षा की तरफ देखकर बोला, गुड मॉर्निंग... एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा के तो जैसे पहले ही होश उड़ चुके थे। सुबह सुबह आदित्य को बेड में देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सच में आदित्य है या उसका कोई सपना तो नहीं। थोड़ी देर तक उसे यूं मुस्कुराते हुए देखने के बाद वह खुद भी मुस्कुराने लगी और अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए बोली, अरे तू भी ना दीक्षा... सुबह सुबह पता नहीं तुझे किस चीज से नशा हो गया है... ये मिस्टर डेविल हो ही नहीं सकते, नो चांस। क्या तूने कभी उस खड़ूस आदमी को मुस्कुराते हुए देखा है... नहीं न।
ये कहते हुए वह आदित्य को पीट करके दोबारा सो जाती है। आदित्य तो उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरता ही रह जाता है। वह मन ही मन बोला, मिस्टर डेविल, क्या मैं इसे खून चूसने वाला राक्षस लगता हूँ? पर मुझे तो ये भी याद नहीं कि मैंने इसके साथ डेविल वाला कौन सा काम कर दिया। ... खड़ूस आदमी, तुम्हें तो मैं बाद में बताता हूँ। आदित्य एक नजर दीक्षा को देखता है, फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। दीक्षा पीछे पलटकर चिढ़ते हुए बोली, क्या है? ... क्वेश्चन मार्क। पर सामने वाले की शक्ल देखकर दीक्षा की रूह कांप गई। उसने एक बार फिर अपनी आंखें मलकर सामने देखा तो उसे जिसका डर था बिल्कुल यही हुआ था। वह अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, आप ... आप यहाँ कैसे आए? मतलब कब आए? आदित्य अपनी सर्द आंखों के साथ बोला, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि अभी थोड़ी देर पहले तुम क्या कह रही थी? ... क्वेश्चन मार्क। दीक्षा भोली बनते हुए बोली, अभी थोड़ी देर पहले मतलब ... मैं तो सो रही थी न, तो क्या बोलूंगी मैं? आदित्य उसकी तरफ सर्द आंखों से देखते हुए बोला, तुम मुझसे झूठ बोलोगी? तुम्हें पता है न, मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं। शायद तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं उन्हें झूठ बोलने की सख्त से सख्त सजा देता हूँ। दीक्षा, ओह गॉड, ईशान सच ही कहता था कि उसका भाई हिटलर है। पर नहीं, ये सिर्फ हिटलर ही नहीं बल्कि उसके भी बाप हैं। हे भगवान, अब आप ही अपनी इस प्यारी सी नन्ही सी जान को इस हिटलर के प्रकोप से बचा सकते हो। इस बार बचा लीजिए भगवान जी। अगली बार मुंह खोलने से पहले आसपास देख लूंगी और खासकर अपने रूम में तो देख ताक कर ही कुछ कहूंगी। क्या पता इन्होंने इस कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगवा रखा हो, ये जानने के लिए कि इनके पीठ पीछे मैं क्या क्या बातें करती हूँ। तुम्हें तुम्हें रूम में देखता हन। दीक्षा, ओह गॉड ... ईशान सच ही कहता था कि उसका भाई हिटलर है। पर नहीं, ये सिर्फ हिटलर ही नहीं ... बल्कि उसके भी बाप हैं। हे भगवान, अब आप ही अपनी इस प्यारी सी नन्ही सी जान को इस हिटलर के प्रकोप से बचा सकते हो। इस बार बचा लीजिए भगवान जी। अगली बार मुंह खोलने से पहले आसपास देख लूंगी और खासकर अपने रूम में तो देख ताक कर ही कुछ कहूंगी। क्या पता इन्होंने इस कमरे में वॉइस रिकॉर्डर लगवा रखा हो, ये जानने के लिए कि इनके पीठ पीछे मैं क्या क्या बातें करती हूँ। अब आगे दीक्षा जानती थी कि अगर वह चुप रही तो आदित्य को उस पर और गुस्सा आ जाएगा, इसलिए वह अपनी लड़खड़ाती जुबान के बाद बोली, मिस्टर मल्होत्रा ... वो मैं वो। आदित्य सख्त टोन में बोला, ये बकरी की तरह मैं क्या लगा रखा है? जो बोलना हो साफ साफ कहो। वह अपनी बातों में सख्ती जरूर बरत रहा था, पर अभी दीक्षा की हालत देखकर बहुत जोर से हंसी भी आ रही थी, पर चेहरे से वह जाहिर होने नहीं दे रहा था। आदित्य दीक्षा की शक्ल देखकर बता सकता था कि वह कितनी बकबक करती होगी। हाँ, ये बात उसे पता था कि उसकी यह बकबक बस उसके सामने नहीं चल पाती, क्योंकि उसे देखकर ही दीक्षा की बोलती बंद हो जाती थी, जिसे आदित्य बहुत एंजॉय भी करता था। दीक्षा को यूं चुप देखकर आदित्य अपनी खौफ जारी रखते हुए बोला, मुझे सब पता चल गया है कि पिछले दिनों तुम सब ने मेरे पीठ पीछे क्या क्या कारनामे किए हैं... एक्सक्लेमेशन मार्क। अब तुम अपने पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। आदित्य के मुंह से ये सुनकर दीक्षा को तो जैसे सांप ही सूंघ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब उनका क्या हाल होने वाला है। आदित्य कमरे की चुप्पी तोड़ते हुए बोला, 10 मिनट बाद तुम मुझे गार्डन में मिलोगी... एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा की मोटी बुद्धि में कुछ ख्याल आया। आदित्य ने ये भांप लिया और उसकी तरफ देखकर बोला, कहो क्या सोच रही हो... प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा सोचने के अंदाज में बोली, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप तो नाराज लग रहे हैं, फिर सुबह सुबह आपको गार्डन में रोमांस क्यों करना है... प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य ने दीक्षा के ऐसा कहने पर अपना सिर पीट लिया और एक नजर घूरकर उसे देखा। दीक्षा तो डर ही गई। उसने तो बस यूं ही पूछ लिया था, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन पूछना उसका फेवरेट काम था, पर अभी सच में उसके दिमाग में ये क्वेश्चन आया था। उसने जनरली कूल्स को गार्डन में रोमांस करते हुए देखा था, इसलिए यह सवाल पूछ लिया, पर अब उसे समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। वह दौड़कर वॉशरूम की तरफ चली गई और फ्रेश होने के बाद वह गार्डन में आ गई। दीक्षा के जाने के बाद आदित्य ने विहान को कॉल किया। विहान तो गहरी नींद में था। उसने जब अपना फोन देखा तो यह आदित्य का कॉल था। उसने कॉल पिक करते हुए अलसाए आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग।
डॉट डॉट क्या बात है, आज सुबह सुबह जहांपनाह ने कैसे याद कर लिया? डॉट डॉट प्रश्नवाचक चिन्ह। हमारे लायक कोई सेवा हो तो बताएं। आदित्य ऑफ कोर्स क्यों नहीं। डॉट डॉट आ जा फिर तुझे देता हूँ तेरे लायक सेवा। विहान भाई लगता है तूने सुबह सुबह ड्रिंक कर ली है, तभी तो इतनी बहकी बातें कर रहा है। अगर अभी भी मैं न्यूयॉर्क के लिए फ्लाइट पकड़ूं तो रात के पहले तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा। आदित्य तुझे न्यूयॉर्क आने के लिए किसने कहा? मैं तो तुझे मल्होत्रा हाउस में आने के लिए कह रहा हूँ। विहान ओह क्या बात है, मतलब मेरा प्लान काम कर गया। रुक भाई मैं 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। ये कहते हुए वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आदित्य हाँ बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट हुआ है तेरा ये प्लान। अब मेरी तरफ से रिवॉर्ड की बारी है। 15 मिनट बाद सभी गार्डन में पहुंच गए। विहान और ईशा भी पहुंच चुके थे। ईशा रास्ते भर विहान से बस यही पूछती आई, तुमने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं कर दिया जिससे आदित्य नाराज होकर सुबह सुबह हम सबको बुला रहा है? विहान भोला बनते हुए बोला, ईशा मैं तुम्हें ऐसा वैसा दिखता हूँ क्या? डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। ईशा नमे सिर हिला देती है। मोहित, नित्या, ईशान और दीक्षा की तो नींद ही उड़ चुकी थी। उन्हें तो डर भी लगने लगा था। दीक्षा ने फुसफुसाते हुए तीनों को बता दिया, मिस्टर मल्होत्रा कह रहे थे कि उन्हें सब पता चल गया है कि पिछले दिनों में हमने उनके एब्सेंस में क्या क्या किया है। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। नित्या ओह गॉड, अब समझ आया कि भाई ने हमें यूं सुबह सुबह ग्राउंड में इकट्ठा क्यों करवा दिया। डॉट डॉट अब भाई से हमें कोई नहीं बचा सकता। ईशान भाई प्लीज मुझे रोज 4 बजे सुबह उठकर योगा और एक्सरसाइज नहीं करनी प्लीज। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा आंखें बड़ी करके हैरानी में बोली, क्या कहा? डॉट डॉट रोज सुबह सुबह योगा और एक्सरसाइज, वो भी सुबह के 4 बजे। डॉट डॉट फिर अपने सिर पर हाथ रखकर, ओह गॉड मुझे चक्कर आ रहे हैं। डॉट डॉट मुझसे नहीं हो पाएगा ये सब। मोहित दीक्षा को संभालते हुए बोला, भाभी संभालिए खुद को, आपकी तो अभी से ऐसी हालत हो गई, अभी पनिशमेंट मिलनी तो बाकी है। आदित्य सबकी तरफ देखते हुए बोला, गाइस मुझे पता चला है कि पिछले कई दिनों से तुम सब अपने हेल्थ और फिटनेस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। अपने आप को देखो कैसे खा कर मोटे हो गए हो। आदित्य की बातें सुनकर सभी अपने आप को देखने लगे। दीक्षा तो अपने पेट के फैट को हाथों में दबा कर देखने लगी। ये करते वक्त वह काफी क्यूट लग रही थी, जिसे देखकर आदित्य को मन कर रहा था कि अभी जाकर उसके गालों को प्यार से पींच कर दे। पर आदित्य की बात बिल्कुल सच थी। पिछले दिनों की एक्टिविटी का असर उनकी बॉडी पर साफ साफ दिख रहा था। आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, तुम सब तो अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखने से रहे, इसलिए ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। तुम सबकी बेटर हेल्थ को ध्यान में रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि कल से लेकर अगले 1 महीने तक हम सभी रोज सुबह 4 बजे उठकर एक्सरसाइज और जिम कंटिन्यू करेंगे। ये सुनकर सबके बैंड बज गए। कहाँ विहान अपनी जीत की जश्न मनाने की सोच रहा था, उसकी भी सारी हवा निकल गई। आदित्य 4 बजे मतलब 4 बजे, इससे 1 मिनट की भी लेट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर कोई लेट हुआ तो उसे एक्स्ट्रा वर्कआउट्स करने पड़ेंगे। इज दैट क्लियर? सभी मरियल सी आवाज में बोले, यस सर। डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क। तो चलो, आज सुबह जल्दी आ ही गए हो तो टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज कर लो। डॉट डॉट फॉलो मी। ये कहते हुए आदित्य जॉगिंग करने लगा। सभी उसके पीछे पीछे कछुए की तरह चलने लगे। उन सबको थोड़ा स्ट्रेंज भी लग रहा था, क्योंकि पिछले दिनों उन सब ने अपनी पढ़ाई को भी पूरी तरह स्किप कर दिया था। पर आदित्य ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, पर दाल में उन्हें कुछ काला जरूर लग रहा था। वे आदित्य के पीछे पीछे जॉगिंग करते करते एक झुंड बनाए हुए थे। ईशान विहान की तरफ घूरते हुए बोला, भाई सच सच बताना, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको पता है? आदित्य भाई को भी पता है, पर हमें पता नहीं। डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह। विहान इस पर क्या ही जवाब देता, उसे तो पता था कि उसने क्या किया है, पर अभी अगर वह बता देता तो वापस अपने घर जाने की हालत में नहीं होता, इसलिए उसने अभी बताना ठीक नहीं समझा। वैसे भी थोड़ी देर बाद आदित्य सबकी खबर तो लेने ही वाला था। विहान कैसी बातें कर रहे हो ईशान, क्या तुम्हें अब अपने बड़े भाई पर यकीन नहीं रहा? पर ईशान भी बुद्धू बनने वालों में से नहीं था। उसने विहान को साफ साफ कह दिया, देखो भाई,
अगर आपकी वजह से भाई ने हमें और पनिश किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। भाई से कहकर आपके लिए स्पेशली पनिशमेंट तैयार करवाऊंगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और तुम्हें क्या लगता है आदित्य मुझे पनिश करने में कामयाब हो पाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब है कि आपने कुछ गड़बड़ किया है। प्रश्नवाचक चिन्ह। सभी विहान और ईशान की बातों को कान लगाकर सुन रहे थे। तभी आदित्य की एक तेज आवाज आई, मैंने तुम सबको एक्सरसाइज करने के लिए कहा, न कि फिश मार्केट लगाने के लिए। उसकी बातें सुनकर सब तेज तेज कदम चलाने लगे। नित्या और बाकी के मन में तो एक डर था कि जरूर आदित्य भाई उनसे जवाब लिए बगैर तो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि उनका यूं अचानक वापस आना और बिना कुछ कहे बस एक्सरसाइज करवाना उन्हें तो हजम नहीं हो रहा था। आदित्य यह नोटिस कर पा रहा था कि उसके प्यारे प्यारे भाई बहन अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें देखकर आदित्य ने एक स्माइल किया और मन ही मन बोला, डोंट वरी बच्चों, तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारे भाई तुम सबको क्या रिवॉर्ड देने वाले हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सभी स्कूल और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गए। रेडी होते वक्त भी सबके दिमाग में रहकर यही ख्याल आ रहा था कि भाई इतना स्ट्रेंज बिहेवियर क्यों दिखा रहे हैं। दीक्षा भी रेडी हो रही थी। वह ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर अपने बाल बना रही थी। तभी आदित्य शोवर लेकर बाहर आया। इस वक्त वह शर्टलेस था। पानी की बूंदें उसके मस्कुलर बॉडी पर फिसल रही थी। इसके साथ ही दीक्षा की नजरें भी उस पर फिसल रही थी। दीक्षा उसे एडोर करते हुए मन ही मन बोली, हिटलर तो है पर हॉट एंड हैंडसम हिटलर हैं। आदित्य दीक्षा की इस हरकत पर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। वह मन ही मन बोला, हिम्मत तो देखो इसकी, अभी डर के मारे मेरे सामने इसकी मुंह नहीं खुल रही थी और अभी नजरें चुरा कर मुझे एडोर कर रही है। तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। आदित्य दीक्षा के पास आकर अपने सिर के बालों को उस पर झटकता है, तब जाकर उसका ध्यान टूटता है। वह आदित्य को अपने करीब पाकर चौंक जाती है। वह हड़बड़ा कर बोली, मुझे ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। ये कहकर वह जैसे ही जाने को हुई, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। दीक्षा की तो हालत ही खराब हो गई। आदित्य ने उसके कंधे को पकड़कर उसे अपने सामने किया और उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। वह दीक्षा की तरफ सामने देखते हुए उसके ड्रेस की चेन को बंद कर देता है, जिसे वह जल्दी जल्दी में लगाना भूल गई थी। अब दीक्षा को काफी ऑकवर्ड लग रहा था कि अगर आदित्य ने ये नहीं नोटिस किया होता तो वह ऐसे ही बाहर चली जाती। आदित्य पीछे से ही उसके कान के करीब आकर बोला, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ हम। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य के इस तरह से कहने पर दीक्षा सिहर उठती है। उसके आंख अपने आप बंद हो जाते हैं। वह अपने इन्हीं बंद आंखों के साथ धीरे से बोली, अगली बार से ध्यान रखूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह बिना रुके वहाँ से निकल जाती है। आदित्य उसकी इस हरकत पर स्माइल करने लगता है और रेडी होने लगता है। बाहर आकर दीक्षा के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। उसे आदित्य के इस स्वीट जेस्चर पर बहुत प्यार आ रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद आदित्य सबको लिविंग रूम में बुलाता है। नित्या, ईशान, मोहित और दीक्षा चुपचाप आदित्य के सामने सिर झुकाकर खड़े होते हैं, क्योंकि आदित्य ने उन्हें बता दिया कि उन सब ने उसके पीठ पीछे क्या क्या किया है। आदित्य अपने फोन पर ईशान और मोहित की चिल मारने वाला वीडियो उन्हें दिखाते हुए बोला, इसके बारे में तुम दोनों का क्या ख्याल है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये वीडियो देखकर तो दोनों को सांप ही सूंघ गया था। वे कुछ बोल भी नहीं पाते। अब ईशान को समझ आ गया कि सुबह एक्सरसाइज किस लिए करवाया जा रहा था। वह मन ही मन बोला, विहान भाई, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य ने ईशान और मोहित को समझाने के टोन में बोला, ईशान, मोहित, ये सब क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तुम लोग चिल कर रहे थे, अपने हॉलिडे को एंजॉय कर रहे थे। मैं तुम्हें इन सब के लिए मना नहीं करता, पर मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि चिल मारने के चक्कर में तुम अपना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट ही मिस कर दो। एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य का कहना बिल्कुल ठीक था, इसलिए वो दोनों बस सिर झुकाकर हाँ ही बोल रहे थे। फिर अपनी सर्द आवाज में बोला, पर जैसा कि तुमने गलती की है ईशान, तुमने अपने टीचर के बार बार नोटिस भेजने पर भी अपना कॉलेज प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। मोहित, तुमने बेवजह क्लास बंद किया, इसलिए तुम दोनों को पनिशमेंट मिलेगी।
और तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि अगले 1 महीने तक तुम दोनों ऑफिस जाओगे और साथ ही अपनी क्लासेस भी कंटिन्यू करोगे। अंडरस्टैंड? विस्मयादिबोधक चिन्ह। ईशान और मोहित के पास हाँ करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बारी आई नित्या की। आदित्य ने उसे अपने पास बुलाया। नित्या चुपचाप आकर अपने भाई के बगल में बैठ गई। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुमने भी पिछले दिनों कई इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स मिस किए और पढ़ाई पर भी फोकस कम रहा। नित्या ने हाँ में सिर हिलाकर आदित्य की बात को एक्सेप्ट किया। तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि तुम एक्स्ट्रा क्लासेस करके उन सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स को कंप्लीट करोगी। नित्या ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर बारी आई दीक्षा की। वह भी चुपचाप आदित्य के सामने खड़ी हो गई। तभी आदित्य ने वह वीडियो प्ले किया जिसमें वह आदित्य की नकल करती हुई नजर आ रही थी, जिसे देखकर दीक्षा का दिल तो धड़कना ही बंद हो गया और सबके चेहरे पर एक हंसी आ गई, क्योंकि दीक्षा आदित्य की एक्टिंग करते हुए बहुत फनी जो लग रही थी। आदित्य ने एक नजर घूरकर उन तीनों की तरफ देखा, जिससे वे एकदम साइलेंट हो गए। फिर दीक्षा की तरफ देखते हुए सख्त टोन में बोला, लगता है तुम्हें एक्टिंग करने का बहुत शौक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा की डर के मारे हालत खराब हो गई। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वह बहुत धीमी आवाज में बोली, ऐसा कुछ नहीं है। आदित्य अपनी सख्त टोन में बोला, तो फिर कैसा है? सबको दीक्षा की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी तो ज्यादा गलती भी नहीं थी। आदित्य, एनीवेज, तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। फिर दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं रूम में देखता हूँ। ये कहते हुए वह उसे एक वार्निंग लुक देता है। नजदीक किया। सबको दीक्षा की हालत देखकर बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसकी तो ज्यादा गलती भी नहीं थी। आदित्य, एनीवेज, तुम सब अपने अपने काम में लग जाओ। फिर दीक्षा की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तो मैं रूम में देखता हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहते हुए वह उसे एक वार्निंग लुक देता है। अब आगे आदित्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, चलो। विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा तो डर के मारे आधी ही हो गई। वह आदित्य का वेट किए बगैर जल्दी से अपने कमरे की तरफ दौड़ लगा देती है। वह रूम में आना तो नहीं चाह रही थी, पर उसका बैकपैक वहीं रह गया था, इसलिए न चाहते हुए भी उसे रूम में आना पड़ा। आदित्य भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था, पर तभी शीतल जी आदित्य को वहीं सीढ़ी के पास रोक लेती है। दीक्षा मन ही मन भगवान को शुक्रिया बोलती है, क्योंकि उन्होंने टाइम पे दादी माँ को भेज दिया। दीक्षा टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से अपना बैकपैक पकड़ती है और रूम से बुलेट ट्रेन की स्पीड से बाहर आ जाती है। उसे यूं हड़बड़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरते देख शीतल जी उसे टोकते हुए बोली, अरे दीक्षा बेटा, आराम से, ध्यान से नीचे उतरिए, नहीं तो आप फिसल कर गिर सकती हैं और आपको चोट भी लग सकती है। सॉरी दादी माँ, आज टीचर ने जल्दी कॉलेज बुलाया है, बस उसी की हड़बड़ी थी, पर आगे से मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। आदित्य उसकी तरफ घूरता रह जाता है। दीक्षा जानबूझकर आदित्य की तरफ नहीं देख रही थी। फिर वह जल्दी से वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। आदित्य भी अपना लैपटॉप बैग लेकर ऑफिस के लिए निकलने लगा। वह दीक्षा को जाता देख मन ही मन बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें दादी माँ ने बचा लिया? पर शाम को तुम मेरे कमरे में ही आओगी, तब देखता हूँ तुम्हें। ये कहते हुए वह अपनी कार में बैठ गया और ड्राइवर को ऑफिस की तरफ कार ले जाने के लिए कहा। पर थोड़ी ही दूर आगे जाकर उसने रास्ते में किसी को देखकर गाड़ी रोकने के लिए कहा। ये दीक्षा ही थी, जो कॉलेज जाने के लिए ऑटो का वेट कर रही थी। आदित्य ने देखा कि दीक्षा के पीछे 2-4 आवारा लड़के भी खड़े थे, जो दीक्षा को गंदी नजरों से घूर रहे थे। ये देखकर आदित्य ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। तभी दीक्षा को एक ऑटो मिल गया और उसमें बैठकर वो कॉलेज के लिए निकल गई। आदित्य भी अपने ऑफिस के लिए निकल गया। 30 मिनट बाद आदित्य की कार उसके प्राइवेट पार्किंग एरिया में पार्क हो गई। वह अपने पर्सनल लिफ्ट से होते हुए अपने कैबिन की तरफ जाने लगा। आज कई दिनों बाद वह ऑफिस आया था। सभी एम्प्लॉइज में एक दहशत का माहौल था, क्योंकि आज उन सबकी मंथली रिपोर्ट्स आदित्य के पास जाने वाली थी। अपने कैबिन में आकर उसने लैपटॉप पर कुछ इम्पोर्टेंट मेल्स चेक किए। फिर एम्प्लॉइज की प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करने लगा। वंश को ऑर्डर देकर एक एक एम्प्लॉय ग्रुप को अंदर भेजने के लिए कह दिया। सभी अपनी अपनी बारी पर अंदर जाने लगे। उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से आदित्य उन्हें ट्रीट कर रहा था।
बेशक कैबिन का माहौल काफी गर्म हो चुका था। एक दो एम्प्लॉइज को वह फायर भी कर चुका था, क्योंकि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बेहद लो थी। और जैसा कि हम आदित्य के बारे में जानते ही हैं, उसे काम में किसी तरह की लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। इन एम्प्लॉइज के बाद बारी थी सभी डिपार्टमेंट के हेड्स की। आदित्य को वैसे तो सभी डिपार्टमेंट के हेड का काम सैटिस्फैक्टरी लगा, पर वह सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की हेड के काम के परफॉर्मेंस से खुश नहीं था। उसने तुरंत में सहाना रायचंद को कैबिन में आने का ऑर्डर देता है। ये सुनकर कि आदित्य उसे अपने कैबिन में बुला रहा है, अहाना खुशी से फूले नहीं समा रही होती है। वह इतराती हुई अपने फेलो एम्प्लॉइज से बोली, देखा तुम सबने अपनी मैम का जादू। मेरी खूबसूरती के आगे इस कंपनी के सीईओ को भी झुकना पड़ा। बेशक वे मुझे देखना चाह रहे होंगे, इसलिए तो अपने कैबिन में बुलाया है। अहाना के फेलो एम्प्लॉइज उसकी सोच को सोचकर ही मन हंस रहे थे। वो भी बाकी घमंडी और खूबसूरत लड़कियों की तरह ये सोचती थी कि आदित्य उनकी खूबसूरती और हुस्न के जाल में फंस जाएगा, पर असलियत तो उसे आदित्य के कैबिन में जाकर ही पता चलने वाला था। वह आदित्य की कैबिन में बिना नोक किए ही घुस गई। उसने आज फॉर्मल व्हाइट शर्ट और नीचे ब्लैक पेसल स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसकी लेंथ जरूरत से कुछ ज्यादा ही छोटी थी। उसे लगा था कि आदित्य उसकी हॉटनेस पर फिदा हो जाएगा, पर हुआ कुछ उल्टा ही। उसके बिना नोक किए कैबिन में आ जाने से आदित्य को गुस्सा आ गया। वह उसकी तरफ देखे बिना ही बोला, इट सीम्स लाइक यू डोंट हैव एनी मैनर्स. ... क्या तुम्हें नहीं पता कि बिना नोक किए किसी की भी कैबिन में नहीं आना चाहिए? ... क्वेश्चन मार्क. अहाना को ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उसने अपना सिर झुकाकर बोला, सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम से ये मिस्टेक नहीं होगी। आदित्य अपनी सर्द आवाज के साथ बोला, तुम्हारे रिपोर्ट्स देखकर लग रहा है कि तुम काम में कम फोकस करती हो. ... लुक मिस अहाना, मेरी कंपनी ने तुम्हें इसलिए हायर नहीं किया कि यहाँ तुम अपनी खूबसूरती का प्रमोशन करती फिरो. बी फोकस्ड ऑन योर वर्क, अदरवाइज आई हैव टू रिप्लेस दैट पोजीशन. ... विस्मयादिबोधक चिन्ह. अहाना तो आदित्य की बातों को सुनती ही रह गई। कहाँ वह उसे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाने आई थी, और उसने तो उल्टा अहाना को ही सुना दिया। पर वह इतनी जल्दी गिव अप करने वालों में से नहीं थी। वह आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, सॉरी सर, अगली बार से ये गलती नहीं होगी। फिर आदित्य के इशारे पर वह उसके कैबिन से बाहर निकल जाती है। जाते जाते वह उसके कैबिन के दरवाजे की तरफ देखते हुए बोली, लगता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले आदित्य, पर मैं भी अहाना रायचंद हूँ जिस पर मेरी नजर पड़ जाती है। मैं उसे पाकर ही रहती हूँ। ये कहते हुए वह अपने कैबिन की तरफ चली गई। दूसरी तरफ दीक्षा का कॉलेज। दीक्षा आज एक लाइट ब्लू कलर की फ्रॉक ड्रेस में थी, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। जब वह कॉलेज के एंट्रेंस से अंदर की तरफ आ रही थी, तभी वहाँ खड़े सभी लड़कों की नजरें दीक्षा पर ही टिकी हुई थी। यहाँ तक ब्लैक स्टैलियंस की निगाहें भी उस पर टिकी हुई थी। मयंक दीक्षा को देखते हुए बोला, कुछ भी कहो पर ये लड़की है बहुत हॉट. करण, सही कहा ब्रो. ये कहते हुए वह दीक्षा की तरफ देखकर अपनी आंखें सेंकने लगा। दिया घूरकर मयंक की तरफ देखने लगी। एक्चुअली दिया और मयंक दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। जब मयंक ने उसे अपनी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखते हुए देखा तो बोला, पर तुम हॉटेस्ट हो, तुम्हारे सामने तो वो कुछ भी नहीं है। फिर वे अपने अपने क्लास की तरफ चले गए। दीक्षा को दूर से ही छवि, भावना और रोशनी देखी जा रही थी। जब दीक्षा उनके पास आई तो छवि बोली, क्या बात है ब्रेव गर्ल. ... क्या जादू कर दिया है तुमने उन बॉयज पे, जो तुम्हें देखकर पलकें झपकाना ही भूल गए हैं. छवि ने यह उन लड़कों की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अभी भी दीक्षा को ताड़े जा रहे थे। रोशनी मन ही मन बोली, इन बेचारों को नहीं पता, लेकिन अगर आदित्य जीजू को इनके बारे में पता चल गया तो ये बेचारे किसी को देखने लायक नहीं रहेंगे। फिर वे चारों अपने क्लासरूम की तरफ जैसे ही जाने को हुई, उनके कदम सामने के नज़ारे को देखकर अपने आप ठहर गए। सामने एक खूबसूरत लड़की साड़ी पहनकर अपने पल्लू को लहराते हुए आ रही थी। वे चारों तो उन्हें देखती रह गई। दरअसल वो दीक्षा की क्लास की नई प्रोफेसर थी। दीक्षा, रोशनी, ये मैम तो मैं हूं न, कि चांदनी मैम की तरह लग रही है यार. ... विस्मयादिबोधक चिन्ह. छवि, भावना और रोशनी खोए हुए अंदाज में उन्हें देख रही थी। वो मैम रेड कलर की शिफॉन साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। दीक्षा और बाकी तीनों मैम के पास गई। दीक्षा,
हेलो मैम, आई एम दीक्षा. डॉट डॉट, यू आर लुकिंग सो प्रीटी. वह मैम दीक्षा की तरफ मुस्कुराते हुए बोली, हेलो दीक्षा, थैंक यू फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. डॉट डॉट, यू आर ऑल्सो वेरी क्यूट माई डियर. दीक्षा के फेस पर एक स्माइल आ जाती है. छवि, इफ यू डोंट माइंड कैन वी आस्क यू हु यू आर. डॉट क्वेश्चन मार्क कोट. मैम बोली, ऑफ कोर्स, आई एम योर न्यू प्रोफेसर मिस यशिका कौशिक. मैं आज से आप सबको पैटर्न मेकिंग और डिजाइनिंग टीच करूंगी और अपने अंदर की कुछ हॉबीज भी आप सबको सिखाऊंगी जितना मैंने एक्वायर किया है. डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क. भावना, ओह, यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर कॉलेज मैम. डॉट डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क. थैंक यू. शाम के 5 बजे दीक्षा मल्होत्रा हाउस पहुंच चुकी थी. वह अपने रूम में आकर अपने बैग को साइड में फेंक देती है और सोफे पर बैठ जाती है. वह आंखें बंद करके आराम से टेबल पर पैर चढ़ा लेती है और अपनी नई प्रोफेसर मिस यशिका कौशिक के लुक को याद करते हुए बोली, क्या लग रही थी मिस कौशिक उस साड़ी में. अगर मैं लड़का होती तो पक्का उन्हें पटा लेती. यह सोचते हुए वह आराम से बैठ जाती है. फिर कुछ सोचते हुए वह बोली, क्यों न आज मैम के इस लुक को रिक्रिएट किया जाए और उन पिक्चर्स को मैं कल रोशनी, छवि और भावना को दिखाऊंगी. गुड आइडिया दीक्षा, तुम सच में आजकल बहुत अच्छा सोचने लगी हो. ये कहते हुए दीक्षा बिना टाइम वेस्ट किए क्लोजेट रूम में चली गई. थोड़ी देर मशक्कत करने के बाद उसे यशिका मैम की तरह साड़ी मिल गई. वह वॉशरूम में आकर शोवर लेने के बाद वह साड़ी पहनने लगी. थोड़ी ही देर में वह ये काम करके बाहर आ गई. उसने आईने में खुद को देखा और बोली, उफ दीक्षा. डॉट डॉट, तुम इतनी हॉट कब से हो गई. अगर यशिका मैम मुझे अभी देख लेती तो 100 कॉम्प्लीमेंट्स दे चुकी होती. दीक्षा के खुले लहराते लंबे बाल, चेहरे पर बिल्कुल लाइट मेकअप, या यूं कहे बस नाम मात्र के लिए लिपस्टिक और चेहरे पर क्रीम लगाए हो. इतने में ही उसका चांद सा चेहरा खिल उठा था. वह अपना मोबाइल निकालकर अलग अलग पोज देकर अपना फोटो क्लिक करने लगी. वह इन सब के चक्कर में आदित्य के बारे में तो भूल ही गई थी कि वह उसे आज पनिश करने वाला है. तभी घड़ी की सुई ने 6 बजाई और दीक्षा को भी अचानक से आदित्य का ख्याल आया. वह चौंक गई और इसी अंदाज में खुद से बोली, दीक्षा तू इतनी बड़ी पागल कैसे हो सकती है. डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क. जब उस आदमी ने तुझे साफ साफ धमकी दी है कि वह तुझे नहीं छोड़ने वाले, मैं किसी भी कीमत में उनके हाथ नहीं लग सकती, वरना मुझे उनसे कोई नहीं बचा सकता. एक काम करती हूँ, मैं उनके आने से पहले ही छिप जाती हूँ. उद्धरण चिन्ह. आदित्य के पनिशमेंट के डर से दीक्षा साड़ी चेंज करना भी भूल गई और चुपचाप बैग के पीछे छिप गई, क्योंकि अब तक दीक्षा को ये तो पता चल ही चुका था कि आदित्य जो बात एक बार बोल देता था वह उसे करके ही दम लेता था. और वैसे भी दीक्षा ने तो उसकी एक्टिंग करने का खतरनाक काम किया था, तो उसे तो आदित्य से कोई नहीं बचा सकता था. दीक्षा ने छुपने का ये डिसीजन बहुत ही राइट टाइम में लिया था, क्योंकि उसके छिपते ही बेडरूम का दरवाजा खुला और आदित्य कमरे में एंटर हो गया. अब तो दीक्षा की दिल की धड़कनें भी बढ़ गई, पर उसने जैसे तैसे खुद को शांत किया. आदित्य जैसे ही कमरे में आया, सबसे पहले उसे दीक्षा का ही ख्याल आया. उसने सामने थी टेबल पर उसका बैकपैक देखा. वो समझ गया कि दीक्षा घर आ चुकी है, पर रूम में वह कहीं दिखाई भी नहीं दे रही थी. इसका मतलब भी आदित्य अच्छी तरह समझ रहा था, पर आज उसने भी ठान लिया था कि दीक्षा की हवा निकाल कर ही दम लेगा. वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया. थोड़ी देर बाद शोवर लेकर वह बाहर आ गया. इस वक्त वह व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में था. उसके बाल अभी गीले थे, जिसमें वह बेहद हॉट नजर आ रहा था. एक बार फिर दीक्षा की नजरें आदित्य पर फिसलने लगी. दीक्षा अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, दीक्षा क्या कर रही है तू. डॉट डॉट, अगर ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करेगी तो मिस्टर डेविल को 2 मिनट भी नहीं लगेगा तुझे पकड़ने के लिए. डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह. ये कहते हुए दीक्षा खुद को संभालने लगी. आदित्य चारों तरफ देखते हुए बोला, तुम मुझसे बचने की चाहे कितनी भी कोशिशें क्यों न कर लो. डॉट डॉट, पर आज आदित्य मल्होत्रा से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता. दीक्षा तो उसी कमरे में बैग के नीचे छिपी बैठी थी. वह आदित्य की बातें सुन रही थी और उसे सुनकर दीक्षा की आंखें तो बड़ी बड़ी हो गई. आदित्य खुद से ही बोला, कमरे में नहीं है, इसका मतलब कि वो जरूर मुझसे बचने के लिए या तो नित्या के रूम में होगी या फिर दादी माँ. फिर कुछ सोचते हुए, दादी माँ तो बाहर गई हैं तो आई एम श्योर कि वो लड़की नित्या के रूम में ही होगी.
यह कहते हुए वह नीचे नित्या के कमरे की तरफ जाने लगा। उसके जाते ही दीक्षा एक चैन की सांस लेती है, पर तभी उसे आदित्य की कही बातें याद आती है, जब वह कह रहा था कि आज किसी भी कीमत पर वह उसे नहीं छोड़ने वाला। दीक्षा को भी लगने लगा कि आज आदित्य से पीछा छुड़ा पाना आसान नहीं होगा। वह रूम में खड़ी होकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, और हड़बड़ी में उसे रूम से ही अटैच्ड एक दरवाजा दिखा। ये दरवाजा आदित्य के बार का था, जहां वह कभी कभी वाइन पीने जाता था। वह बिना कुछ सोचे समझे अंदर चली गई। दीक्षा को बहुत प्यास लगी थी। वह नीचे किचन भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने जूस समझकर आदित्य की फेवरेट वाइन कलेक्शन में से रेड वाइन की बोतल निकालकर एक वाइन के ग्लास में उसे पीने लगी। दीक्षा ने इस बोतल को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उसे यह कलर बहुत पसंद आ रहा था, नशीली रात। दीक्षा को बहुत प्यास लगी थी। वह नीचे किचन भी नहीं जा सकती थी, इसलिए उसने जूस समझकर आदित्य की फेवरेट वाइन कलेक्शन में से रेड वाइन की बोतल निकालकर एक वाइन के ग्लास में उसे पीने लगी। दीक्षा ने इस बोतल को इसलिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उसे यह कलर बहुत पसंद आ रहा था। अब आगे आदित्य सीढ़ियों से होते हुए नीचे नित्या के रूम में आया। इस वक्त वह अपने असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी। उसने आदित्य को अपने कमरे में देखकर पूछ लिया, भाई आप ... कुछ काम था? आदित्य: नहीं, मैं बस ये पूछने आया था कि क्या दीक्षा यहाँ आई है? ... नित्या: नहीं भाई, भाभी तो यहाँ नहीं आई। ... आदित्य हम कहते हुए वहाँ से चला गया। नित्या को तो दीक्षा के लिए बुरा लग रहा था। वह ईशान के रूम में गई, जहाँ मोहित और ईशान थके हारे बेड पर पड़े हुए थे। यह आदित्य के पनिशमेंट का कमाल था। नित्या बेड पर बैठते हुए बोली, भाई आप दोनों को पता है, आदित्य भाई भाभी को बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। मेरे रूम में भी आए थे, उन्हें ढूंढते ... पता नहीं वो भाभी के साथ क्या करने वाले हैं। मोहित अपनी थकी हुई आवाज में बोला, डोंट वरी प्रिंसेस, वो भाई की वाइफ है, तो उन्हें ज्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे। नित्या: पर भाई, आदित्य भाई पनिशमेंट देते वक्त रिश्ते नाते नहीं देखते। ईशान अपनी थकी हुई आवाज में बोला, तुम्हारी बातों में पॉइंट है प्रिंसेस... इधर आदित्य उसे सब तरफ ढूंढ रहा था, पर दीक्षा का कहीं नामोनिशान नहीं था। अब उसे दीक्षा पर बहुत गुस्सा आने लगे। कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं मेरे पनिशमेंट के डर से घर छोड़कर तो नहीं भाग गई? पर ऐसा कैसे हो सकता है, वह घर से भाग जाए और मुझे पता न चले? जरूर वह किसी कोने में छिपी बैठी है। आई थिंक मुझे अपने रूम में ही देखना चाहिए, क्योंकि वह मल्होत्रा हाउस के बाकी हिस्से से अभी अनजान है, तो कहीं बाहर छिपने का तो कोई चांस ही नहीं है। आदित्य ने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था। दीक्षा उसके रूम में थी, इनफैक्ट वह उसके रूम से अटैच्ड बार में थी। पर यह आदित्य के लिए अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। वह बिना टाइम वेस्ट किए अपने रूम में गया। सोफे के पीछे, बैग के नीचे, कबर्ड के पीछे सब जगह छान मारे, पर दीक्षा उसे कहीं मिल ही नहीं रही थी। उसने क्लोजेट रूम, बाथरूम, अपने स्टडी रूम, अपने स्विमिंग पूल वाले रूम, सभी जगह छान मार लिया, पर दीक्षा तो जैसे मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो गई थी। अब बच गया उसका बार। आदित्य मन ही मन बोला, आई होप ये लड़की यहाँ न छिपी हो, वरना वो मुझसे और बच नहीं पाएगी। ये सोचते हुए वह अपने बार के अंदर गया। सामने का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से रिएक्ट करे। सामने दीक्षा एक चेयर पर बैठकर वाइन ड्रिंक कर रही थी। आदित्य ने देखा कि सामने उसकी फेवरेट रेड वाइन की बोतल खाली हो चुकी थी और दीक्षा दूसरी बोतल लिए हुए थी। मतलब दीक्षा ने पूरी बोतल ही खाली कर दी थी। आदित्य को ये तो समझ आ गया था कि दीक्षा रेड वाइन के नशे में चूर हो चुकी है। उसकी हालत देखकर आदित्य को ये भी समझ आ रहा था कि वह पहली बार ड्रिंक कर रही है। कहाँ आदित्य दीक्षा को पनिशमेंट देने आया था, पर उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब दीक्षा को हैंडल करना उसके लिए पनिशमेंट होने वाला था। दीक्षा ने दूसरी बोतल को वाइन के ग्लास में पो करके उसे पीने के लिए जैसे ही मुंह लगाया था, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वह मन ही मन बोला, सीरियसली ... पूरी बोतल खाली करके भी इस लड़की का मन नहीं भरा। यह सोचते हुए वह दीक्षा से वाइन का ग्लास हटाने लगा। दीक्षा अब तक तो नशे के आगोश में जा चुकी थी। वह अपनी लड़खड़ाती जुबान के साथ बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे इसे पीना है। ये जूस बहुत टेस्टी है। आप हर चीज में मनमानी नहीं कर सकते।
हमेशा मुझ पर अपना रौब नहीं झाड़ सकते, दीक्षा ने ये नाराज होने के टोन में कहा। आदित्य सख्त टोन में बोला, दीक्षा आई से स्टॉप, तुम ऑलरेडी इतना पी चुकी हो। एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य का इतना कहना था कि दीक्षा अपने मोटे मोटे आंसू बहाने लगी। आदित्य तो अपनी बीवी की इस हरकत से शॉक्ड रह गया। दीक्षा अपनी रोनी आवाज में बोली, देखा मैंने कहा था ना, आप हर वक्त मुझे ऑर्डर देते रहते हो, मुझे हमेशा डांटते रहते हो। ये कहते हुए वह फिर से रोने लगी। आदित्य को उसकी इस हरकत से इरिटेशन होने लगी, पर वह इतना तो समझ चुका था कि अभी की हालत में वह दीक्षा पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता, उसे डांट भी नहीं सकता, सिर्फ प्यार से ही हैंडल कर सकता है। इसके लिए उसने खुद को प्रिपेयर किया और एक गहरी सांस लेते हुए दीक्षा की तरफ देखा और उसके हाथों से वाइन का ग्लास लेते हुए प्यार से बोला, दीक्षा तुम ऑलरेडी बहुत पी चुकी हो ना, अगर ज्यादा पियोगी तो तुमसे हैंडल नहीं होगा, तुम्हारा सर दर्द करने लगेगा और पेट में भी दर्द होने लगेगा। क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें ये सब हो? दीक्षा ने भोलेपन में नमे सिर हिला दिया। आदित्य, हम गुड गर्ल। पर दीक्षा आदित्य को झूठा साबित करते हुए बोली, एक मिनट, मैंने जब ये बोतल खोल ही ली है तो इसमें का जूस वेस्ट हो जाएगा ना। और दीक्षा किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करती, आप टेंशन मत लो, मैं ये पूरी पी जाऊंगी, मैं आपका नुकसान होते नहीं दे सकती ना। ये कहते हुए वो दोबारा आदित्य के हाथों से वाइन छीन लेती है। अब दीक्षा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी थी। आदित्य को बहुत गुस्सा आने लगा था, पर वह ये भी समझ रहा था कि दीक्षा पर अपना ये गुस्सा नहीं दिखा सकता, वरना उसकी क्यूट सी वाइफ दोबारा अपने मोटे मोटे आंसू बहाने लगेगी। वह दीक्षा को हैंडल करने के लिए कुछ सोच ही रहा था। फिर उसने चेयर की तरफ देखा तो दीक्षा वहां से गायब थी। आदित्य मन ही मन बोला, अब कहाँ चली गई ये लड़की? विस्मयादिबोधक चिन्ह बोलते हुए वह इधर उधर कमरे में ही उसे देखने लगा। तभी उसके कानों में एक सोन सुनाई देने लगा, दिलबर चढ़ा जो मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है, दिलबर। आदित्य की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़की मासूम सी दिखने वाली दीक्षा है। सामने दीक्षा इस गाने पर अपनी अदाएं बिखेर रही थी। उसने अपने बालों का बन बना रखा था जब वह आदित्य से बचने के लिए छिप रही थी, पर डांस करते वक्त उसका ये जुड़ा खुल गया और उसके रेशम से बाल लहराने लगे। वह डांस करते हुए बहुत हॉट लग रही थी। अपने कमर को ट्विस्ट करते हुए उसके सेक्सी कमर और उसके बीच में उसका नावेल आदित्य को नजर आ रहा था। आदित्य दीक्षा का ये बोल्ड अवतार आज पहली बार देख रहा था और नो डाउट दीक्षा ने अपने इस लुक से, इस बोल्डनेस से आदित्य को क्लीन बोल्ड कर दिया था। अब तो होशनाक खबर है, ये कैसा असर है, होशनाक खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। आदित्य तो दीक्षा को देखता ही रह गया। ये देखकर दीक्षा उसके करीब आने लगी। दीक्षा को रेड वाइन का नशा चढ़ा हुआ था और आदित्य को दीक्षा के इस बोल्ड अवतार का। हमारा सीरियस रहने वाला आदित्य दीक्षा को इस तरह देखकर अपनी पलकें झपकाना भूल गया था। आदित्य के करीब आकर दीक्षा उसे अपनी उंगली के छोर से छूते हुए डांस करने लगी। अब तो होशनाक खबर है, ये कैसा असर है, होशनाक खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। दीक्षा के इस तरह से करीब आ जाने से और छूने से आदित्य बहकने लगा, इसलिए वह अपने आप को दीक्षा से डिस्ट्रैक्ट करते हुए वहां से बाहर जाने लगा। पर आज दीक्षा भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। वह उसके पीछे पीछे गई और उसके हाथों को पकड़ते हुए डांस करने लगी। तू मेरा ख्वाब है, तू मेरा दिल का करार, देख ले जान ए मन, देख ले बस एक बार, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, चैन खो गया है, कुछ तो हो गया है, तुमसे मिलने के बाद दिलबर, तुमसे मिलने के बाद दिलबर। डांस करते करते दीक्षा आदित्य के होठों के बेहद करीब आ गई। आज उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अलग ही नशा दिखाई दे रहा था। उसके फूल से गुलाबी होंठ आज आदित्य को अपनी तरफ बहुत जोर से अट्रैक्ट कर रहे थे। वो भी समझ पा रहा था कि अगर दीक्षा ने उसे अनजाने में किस कर दिया तो वह कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। इससे पहले दीक्षा कुछ कर दे या वह अपने कंट्रोल से बाहर हो जाए, उसने म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया और दीक्षा को अपनी बाहों में उठाकर बेडरूम की तरफ ले जाने लगा, क्योंकि वह अभी रुका तो उसकी बीवी अभी सवालों की झड़ियां लगा देगी। उसने दीक्षा को आराम से बेड पर बिठा दिया और वहां से जाने को हुआ तो दीक्षा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वह दीक्षा की तरफ देखकर उसकी आंखों में देखता ही रह गया। दीक्षा नशे में आज किसी बच्चे की तरह हरकतें कर रही थी।
उसने खींचकर आदित्य को अपने पास बिठा लिया। फिर उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर उसके गालों को छूते हुए बोली, आप हर वक्त इतनी सड़ी हुई शक्ल लेकर क्यों रहते हैं? उसके चेहरे को निहारते हुए बोली, दिखने में तो बहुत हैंडसम लगते हैं, फिर स्माइल क्यों नहीं करते आप? एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य कुछ नहीं बोला, बस दीक्षा के बच्चे की तरह मासूम से चेहरे को देखने लगा, जो नशे में भी एक बच्ची की तरह हरकतें कर रही थी। वो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, पर आज आपको स्माइल करना पड़ेगा। आदित्य अपनी सर्द आवाज में बोला, अगर नहीं किया तो प्रश्नवाचक चिन्ह। दीक्षा किसी छोटे बच्चे की तरह जिद करते हुए बोली, तो मैं रोना शुरू कर दूंगी, फिर आपके लाख मनाने पर भी चुप नहीं होंगी। एक्सक्लेमेशन मार्क। आदित्य को तो उसकी यह धमकी सुनकर ही डर लगने लगा। आज सबको पनिशमेंट देने वाले आदित्य को उसकी बीवी से ही पनिशमेंट मिल रहा था। दीक्षा को नशे की हालत में संभालना आदित्य को किसी पनिशमेंट की तरह लग रहा था। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को अकेले हैंडल करने वाले आदित्य मल्होत्रा से आज उसकी बीवी हैंडल नहीं हो पा रही थी। आखिर में उसे दीक्षा की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वह उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगा। दीक्षा तो अपनी नशीली टिमटिमाती आंखों से आदित्य की दिलकश मुस्कान को निहारती ही रह गई। ये देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। मुस्कुराते हुए आदित्य किसी चार्मिंग प्रिंस से कम नहीं लग रहा था। दीक्षा को आदित्य की ये मुस्कान भा गई। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए और आदित्य के चेहरे की तरफ झुककर उसके दोनों गालों को अपने होठों से छू लिया। आदित्य तो दीक्षा की इस हरकत को देखता रह गया, पर उसने उसे नहीं रोका। दीक्षा उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से छूते हुए बोली, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए आप। मुस्कुराते हुए आप बेहद हैंडसम और क्यूट लगते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। एक्सक्लेमेशन मार्क। ये कहते हुए दीक्षा खुद भी मुस्कुराने लगी। उसकी यह मुस्कान बहुत ही प्यारी लग रही थी। अचानक दीक्षा बैठे ही लड़खड़ाने को हुई तो आदित्य ने अपने मजबूत हाथों से उसकी खुली कमर को कसकर पकड़ लिया, जिससे दीक्षा आदित्य के चेहरे के और करीब आ गई। वह बड़े गौर से आदित्य के चेहरे के फीचर को देखने लगी। दीक्षा को उसका चेहरा हर तरीके से परफेक्ट लगने लगा। वह खुद को न रोकते हुए उसके चेहरे की तरफ झुककर सबसे पहले उसके माथे को चूम लेती है, जिसके एहसास में आदित्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर वह बारी से उसके बंद आंखों को चूम लेती है, फिर उसके लंबे नाक को चूम लेती है, फिर आहिस्ते से उसके दोनों गालों को अपने गर्म होठों से छू लेती है। फिर एक नजर आदित्य को देखती है। वह अभी भी दीक्षा की खुली कमर को थामे हुए था। इस वक्त दोनों के होठों के बीच कुछ ही इंच की दूरी होती है। आदित्य का दिल कर रहा था कि आगे बढ़कर इस चंद दूरियों को भी मिटा दिया जाए। वह ये सोच ही रहा था कि दीक्षा आगे बढ़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देती है। इस वक्त दीक्षा की आंखें बंद हो जाती है। वह आदित्य के होठों को किस करने लगी थी। दीक्षा के इस मीठे किस के एहसास में आदित्य की आंखें भी बंद हो चुकी थी। वह तो कब से दीक्षा के होठों को छूने के लिए बेकरार था। वह भी दीक्षा को किस करने लगा। दोनों ने जी भरकर एक दूसरे को किस किया। थोड़ी देर बाद जब दोनों की सांसें भारी होने लगी तो आदित्य ने दीक्षा को रिलीज कर दिया। दीक्षा ने अपने नशीली आंखों से एक नजर आदित्य को देखा, फिर वो उसे देखते हुए नीचे झुकी और उसके सीने में अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। 35 लिपस्टिक के निशान। दीक्षा ने अपने नशीली आंखों से एक नजर आदित्य को देखा, फिर वो उसे देखते हुए नीचे झुकी और उसके सीने में अपना सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। आदित्य भी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। अब आगे थोड़ी देर तक दोनों यूं ही रहते हैं। बाहर बरसात हो रही थी, जिससे ठंडी ठंडी हवाएं आकर दीक्षा के बालों से खेल रही थी। आदित्य को यह नजारा बहुत ही रूमानी लग रहा था। जब उसे यकीन हो गया कि दीक्षा नींद के आगोश में जा चुकी है, तब वह आहिस्ते से उसके चेहरे और उसके गुलाबी होंठों से छू रहे बालों की लटों को उसके कान के पीछे करने लगा, जिससे दीक्षा का गुलाबी चेहरा उसे साफ साफ नजर आने लगा। वह खोए हुए अंदाज में उसे देखते हुए अपने हाथों को उसके चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा। उसके गालों को प्यार से छूने के बाद आदित्य के हाथ उसके गुलाबी होठों पर चले गए। वह बहुत ध्यान से उसके होठों को अपनी उंगली की छोर से छू रहा था, जैसे कि वे कोई फूल हो, ऐसा फूल जो सबसे नाजुक हो और उसके छूने भर से ही वह मुरझा जाए। बाहर बिजलियों की चमक और बादलों की गरज का शोर हो रहा था, पर कमरे के अंदर का माहौल उतना ही शांत था।
आदित्य के कानों बाहर की शोर पर ही नहीं रही थी। वह अभी दीक्षा के इस मासूमियत से भरे चेहरे को अपनी आंखों में बसा लेना चाहता था। अभी उसके दिमाग में कुछ सवाल नहीं चल रहे थे कि वह दीक्षा को इस तरह क्यों देख रहा है, पर उसे इतना जरूर पता था कि दीक्षा का यूं उसके करीब रहना आदित्य को एक सुकून दे रहा था, जिससे वह दूर होना नहीं चाहता था। वह दीक्षा को यूं ही निहार रहा था कि तभी बादलों की एक तेज गड़गड़ाहट हुई, जिससे दीक्षा नींद की हालत में भी चौंक उठी, जिसे आदित्य ने अपनी बॉडी में भी फील किया। फिर दीक्षा ने आदित्य की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आदित्य उसके सिर को सहलाते हुए उसे काम करते हुए बोला, आदित्य मल्होत्रा को अपनी उंगलियों पे नचाकर भी तुम बादलों की शोर जैसी छोटी सी चीज से डर रही हो। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य ने ये धीरे से कहा था ताकि दीक्षा की नींद खराब न हो जाए। ये कहते वक्त मासूम सी दीक्षा को देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। दीक्षा की यह मासूमियत और क्यूटनेस हर बार आदित्य के गुस्से को गायब करवा देती थी। ये बात आदित्य भी नोटिस कर पाता था। कभी कभी वह बहुत गुस्से में होते हुए भी उस पर अपना गुस्सा नहीं निकाल पाता था, क्योंकि उसे उसकी मासूम शक्ल डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। उसने आहिस्ते से दीक्षा को अपनी गोद में उठाया और बेड पर आराम से लेटा दिया। फिर आहिस्ते से ऊपर उठने को हुआ तो दीक्षा ने उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। आदित्य ने अपना शर्ट छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर दीक्षा की पकड़ से छूट पाना भी इतना आसान नहीं था। आखिर में आदित्य वही दीक्षा के बगल में ही सो गया। दीक्षा नींद में आहिस्ते से उसके करीब आकर सो गई। आदित्य उसके सोते हुए क्यूट चेहरे को देखकर, जिसमें दूर दूर तक चिंता की कोई लकीर ही दिखाई नहीं दे रही थी, को देखकर बोला, सो तो ऐसे रही है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। कल तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुमने क्या क्या हरकतें की हैं। ... विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये कहते हुए वह खुद भी स्माइल करने लगा, क्योंकि वह दीक्षा की उस शक्ल को इमेजिन कर रहा था जो कल सुबह उठकर होने वाला था। फिर एक नज़र दीक्षा की तरफ देखते हुए अपने एक हाथ को उसके चेहरे के पास ले जाकर उसके एक गाल को धीरे से पींच करते हुए बोला, हम ... ईशान और नित्या ठीक कहते हैं, तुम बहुत क्यूट हो ... पर तुम अपनी क्यूटनेस से हर बार मुझसे बच नहीं सकती। ये कहते हुए वह दीक्षा के चेहरे के करीब जाकर उसके माथे को चूम लेता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। आदित्य दीक्षा को अपने करीब आने देना चाहे या न चाहे, पर वह इस बात को नहीं झुठला सकता था कि उसे दीक्षा के करीब आकर एक सुकून मिलता था, जिसकी तलाश में वह जिंदगी भर भटकता रहा। वह उसे दीक्षा के करीब आकर मिल ही जाती थी। इसी सुकून में वह नींद के आगोश में चला गया। बेचारी हमारी क्यूट सी दीक्षा, उसे तो ये तक नहीं पता था कि उसने अपने मिस्टर डेविल के साथ क्या क्या कर दिया। पर कल जब उसे अपनी हरकतों का पता चलेगा तो वह कैसे रिएक्ट करेगी, ये तो सिर्फ दीक्षा ही जानने वाली थी। क्या होगा जब ईशान, नित्या, मोहित को इस बात की खबर मिलेगी। अगली सुबह नित्या, ईशान और मोहित बेमन से उठकर गार्डन में जॉगिंग करने आ चुके थे। ये आदित्य की पनिशमेंट ही थी कि अगले 1 महीने तक सबको सुबह 4 बजे उठकर जॉगिंग और बाकी के एक्सरसाइजेस करने हैं। इसलिए सभी आदित्य की खौफ से सुबह 4 बजते ही गार्डन में आ जाते थे। ये पनिशमेंट ईशा और विहान पर भी लागू थी, क्योंकि दोनों भी तो नित्या और बाकियों के कारनामों में शामिल थे। दोनों 3:45 में ही अपने घर से मल्होत्रा हाउस के लिए निकल जाते थे। विहान ईशा को पिक कर लेता था। आज मल्होत्रा हाउस आते वक्त ईशा बिल्कुल चुप थी और विहान को घूरे जा रही थी। विहान, क्या हुआ ईशा, कुछ बोलोगी भी? तुम इस तरह मुंह फुलाकर क्यों बैठ गई? वहां आदित्य बैंड बजा रहा है और यहाँ तुम। ईशा थोड़े गुस्से से बोली, अच्छा आदित्य बैंड बजा रहा है... पर इसमें भी तुम्हारी ही गलती है। विहान भोला बनते हुए बोला, मेरी ही गलती है... क्वेश्चन मार्क। पर कैसे? ईशा विहान की तरफ घूर कर देखते हुए बोली, ज्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। ईशा ने मुझे सब बता दिया। क्या जरूरत थी तुम्हें उन बेचारों की वीडियो बनाकर आदित्य के पास भेजने की? आदित्य ने दोनों को पनिशमेंट दी है कि 1 मंथ तक दोनों कॉलेज और ऑफिस दोनों एक साथ कंटिन्यू करेंगे। नित्या को भी उसने एक्स्ट्रा क्लासेस करके सारे असाइनमेंट करने की सजा सुनाई है। और तो और तुम्हें पता है, आदित्य दीक्षा को ढूंढ रहा था पनिश करने के लिए। वो बेचारी आदित्य के डर से कहीं छिप गई थी, और इन सब के जिम्मेदार तुम हो... विस्मयादिबोधक चिन्ह। विहान, हाँ तो अच्छा है, न इस नोक झोंक से दोनों के बीच प्यार बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे।
ईशा घूरकर विहान की तरफ देखती है और बोली, तुम्हारी वजह से उन बेचारे बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, उसका क्या? मन करता है तुम्हें आदित्य के सामने खड़ा करके ये बोल दूं कि तुम्हें जो करना है इसके साथ करो। सारे फसाद की जड़ यही है। ईशा के मुंह से ये सुनकर विहान का मुंह ही बन जाता है। पर ईशा अभी भी चुप नहीं होती। वह विहान को कोसना जारी रखती है। अच्छा खासा आराम से सुबह 6 बजे उठती थी मैं, पर तुम्हारी वजह से मेरी नींद भी हराम हो गई है। अब न चाहते हुए भी 4 बजे से पहले उठना पड़ रहा है। सच में मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला ही घोंट दूं मैं। इसी तरह लड़ते झगड़ते और सुनते सुनाते उनकी कार मल्होत्रा हाउस में एंटर हो जाती है। विहान बेचारा तो रास्ते भर ईशा से सुनता ही आया था। ईशा का उसको डांटना भी जायज था, क्योंकि ये सब पनिशमेंट विहान की करतूतों का ही तो कमाल था। ईशान, मोहित और नित्या पहले ही गार्डन में खड़े होकर ऊँघ रहे थे। तभी विहान और ईशा भी अपने जिम वेयर में वहां पहुंच गए। आज दोनों को बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि आदित्य जो टाइम से पहले ही ग्राउंड में हाजिर हो जाता था, आज उसका नामो निशान नहीं था वहां। विहान सबकी तरफ देखते हुए बोला, क्या हो गया, आज हमारे कैप्टन सर दिखाई नहीं दे रहे? नित्या अपनी अलसाए आवाज में बोली, विहान भाई, हम सब कब से आदित्य भाई का ही वेट कर रहे हैं, पर वे हैं कि अभी तक आए ही नहीं। मोहित, आदित्य भाई का सही है, आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं और यहाँ हमें घोड़ा बनाकर गार्डन में दौड़ने के लिए कह रहे हैं। विहान ने देखा कि वहाँ दीक्षा भी नहीं है। वह नित्या की तरफ देखते हुए बोला, आज भाभी भी नहीं आई, उनकी तबीयत तो ठीक है? नित्या, अरे हाँ भाई, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया था कि भाभी भी आज नहीं है। कहीं भाई ने उन्हें ऐसा वैसा पनिशमेंट तो नहीं दे दिया जिसे पूरा करते करते वे रात भर सो नहीं पाई। एक्सक्लेमेशन मार्क। नित्या ने ये भोलेपन में कह दिया। ये सुनकर विहान के फेस पर एक शरारती स्माइल आ गई। वह सबकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ प्रिंसेस, मुझे भी यही लगता है। कल रात उन दोनों के बीच कुछ तो हुआ है, इसलिए हमेशा टाइम से आगे चलने वाला तुम्हारा आदित्य भाई भी आज घोड़े बेचकर सो रहा है। आई थिंक कल रात उसने दीक्षा भाभी को भी सोने नहीं दिया होगा, इसलिए भाभी भी आज टाइम से उठ नहीं पाई। एनीवेज गाइस, मैं बहुत खुश हूं कि आदित्य आज टाइम पर नहीं उठा। चलो अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि हमें लापरवाही करते देख तुम्हारा हिटलर भाई अपनी पनिशमेंट बढ़ा न दे। यह कहते हुए वह जॉगिंग करने लगा। उसके पीछे पीछे बाकी सब भी जाने लगे। सुबह 7 बजे जब दीक्षा की नींद खुली तो उसने अपने आप को आदित्य की बाहों में पाया। वह भी इत्मीनान से अभी भी सो रहा था। दीक्षा ने तो जागते के साथ अपना सिर पकड़ लिया। उसे कल रात का हैंगओवर हो रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। फिर उसकी आंखें यकायक आदित्य के गालों पर चली गई। उसकी आंखें हैरानी में बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य के गालों पर लिपस्टिक के निशान देखकर तो जैसे दीक्षा का सारा नशा ही उतर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके गालों में लिपस्टिक के निशान आए कैसे। और दीक्षा ने गौर से देखा कि ये तो उसकी फेवरेट लिपस्टिक के निशान हैं, जो उसने कल रात को रेडी होते वक्त लगाए थे। ये देखते देखते और इसके बारे में याद करने की कोशिश करते करते दीक्षा की आंखें आदित्य के लिप्स पर चली गई। उसकी तो जैसे दिल की धड़कनें ही थम सी गई, क्योंकि उसके होठों पर भी उसके लिपस्टिक के निशान थे। अब दीक्षा पागल सी हो गई। वह ये सोचने लगी कि कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं। उसने मन ही मन सोचा, मिस्टर डेविल तो खड़ूस है, तो उनका मेरे करीब आने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका मतलब तो एक ही है कि मैं उनके करीब आई थी। नो, दीक्षा, ऐसा नहीं हो सकता। पर कल रात ऐसा हुआ क्या था? एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा का तो दिमाग ही खराब हो चुका था। वह कभी खुद को देखती और कभी सोते हुए आदित्य को। आदित्य की शर्ट की ऊपर की 2 बटनें खुली हुई थी। दीक्षा को तो लगने लगा कि ये काम भी तो कहीं उसने ही नहीं कर दिया। वह कल रात की हर एक चीज को याद करने लगी। वह मन ही मन बोलने लगी, कल मैं कॉलेज से घर आई, अपने बैकपैक को टी टेबल में फेंक दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं यशिका मैम की तरह साड़ी पहनूं। मैंने साड़ी पहन ली, फोटो भी क्लिक कर ली। तभी मुझे मिस्टर डेविल की धमकी याद आई और मैं तुरंत बेड के पीछे छिप गई। मिस्टर डेविल मुझे सब जगह ढूंढने लगे। फिर मैं डर के मारे उस रूम में छिप गई। आदित्य के बार की तरफ इशारा करते हुए बोली, फिर मुझे प्यास लगी और मैंने उस रूम में रखी जूस की बोतल पी ली। फिर क्या हुआ था? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा।
यह कहते हुए वह अपने सिर पर बहुत स्ट्रेस दे रही थी, पर उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी कि आदित्य कब का उठकर उसे देख रहा है। उसे देखकर आदित्य समझ चुका था कि दीक्षा को कल के बारे में कुछ कुछ याद आने लगा है। दीक्षा ने जब आदित्य को अपनी तरफ यूं देखते देखा तो वह सहम गई, पर अपने आप को संभालते हुए वह ये दिखाने की कोशिश करने लगी कि वह कुछ भी नहीं सोच रही है, बल्कि पूरी तरह नॉर्मल है। पर आदित्य के सामने खुद को छिपाना आसान कहाँ था। आदित्य भी समझ गया कि दीक्षा उसे यह जताने की कोशिश कर रही थी कि उसने कल रात कुछ भी नहीं किया। दीक्षा अपने आप को कंट्रोल करते हुए जबरदस्ती की स्माइल अपने चेहरे पर लाकर आदित्य की तरफ देखते हुए बोली, आप यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। आदित्य सख्त टोन में बोला, हाँ मैं, क्यों ये मेरा ही बेड है तो तुम इस वक्त मुझे कहाँ एक्सपेक्ट कर रही थी। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा, नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं बस ये जानना चाह रही थी कि आप आज एक्सरसाइज करने नहीं गए। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। आदित्य, गई तो तुम भी नहीं हो। आदित्य जानबूझकर यह कह रहा था ताकि दीक्षा उसे कल रात के बारे में पूछे। दीक्षा अपने सिर को पकड़ते हुए बोली, हाँ वो मेरा सिर दर्द। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। दीक्षा ने इतना कहा ही था कि वह चुप हो गई। वह आदित्य को नहीं बताना चाह रही थी कि उसके सिर में दर्द हो रहा है। आदित्य उसे उकसाते हुए बोला, हाँ हाँ बोलो, क्या कह रही थी। तुम्हें सिर दर्द आगे क्या। दीक्षा अपने आप को कंट्रोल करते हुए बोली, हाँ मैं वो कह रही थी कि मुझे सिर दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहते हुए दीक्षा मन ही मन अपने माथे को पीट रही थी कि वही ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है। अब आदित्य को तो ये पता चल ही जाएगा कि वह क्या कहना चाह रही थी। आदित्य उसके झूठ का पर्दाफाश करते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें पूछा ही नहीं कि तुम्हें सिर दर्द हो रहा है या नहीं। हम तो इसका तो एक ही मतलब होता है कि तुम्हें सिर दर्द हो रहा है। एक्सक्लेमेशन मार्क। दीक्षा अब क्या ही बोलती। उसका झूठ आदित्य ने पकड़ लिया था। वह दीक्षा की घबराहट को और बढ़ाते हुए बोला, तुम्हें पता है, लोगों को ऐसा सिर दर्द तभी होता है जब उन्होंने पिछली रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो। एक्सक्लेमेशन मार्क। ड्रिंक का नाम सुनते ही दीक्षा के हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उसने सुन रखा था कि ड्रिंक करने के बाद लोग मदहोश हो जाते हैं और इसी मदहोशी में वे अपनी हदें भी पार कर देते हैं। ऐसा उसने मूवीज में देख रखा था। और यहाँ तो आदित्य के गालों और उसके लिप्स पर दीक्षा के लिपस्टिक के निशान इस बात की गवाही दे रहे थे कि जरूर कल रात उन दोनों के बीच कुछ हुआ है। आदित्य आज जानबूझकर एक्सरसाइज करने नहीं गया था, क्योंकि उसने अपने गालों और होठों पर दीक्षा के लिपस्टिक के निशान को पहले ही देख लिया था, और वह उसे दीक्षा को डराने के लिए रखना चाहता था। बस इसी चाह में उसने आज अपने रूटीन को बदल दिया।